हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को बड़े ही एंजॉय से पूरा कर रहे होंगे, है ना। और बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारी वीडियो जो है ना कंटिन्यू आ नहीं पा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जनरल प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है और ना मुझे कोई इश्यूज है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है क्योंकि स्कूल है, ट्यूशन था, स्कूल था, ट्यूशन है, उन सबको मैनेज करता हुआ और फिर वापस वीडियो रेगुलर लेके आना, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो उसके लिए थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। अभी शायद मे भी हो जाएंगे, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम अभी नया कोई वीडियो नहीं स्टार्ट करेंगे। वीडियो नहीं स्टार्ट करने का एक रीजन है क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। अगर हम वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट वीडियोस जो है वो आ नहीं पाएगा सारे चैप्टर्स के। तो मैंने सोचा है कि हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हर चैप्टर के, यानी चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। अगर डाउट है फिर भी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस चैप्टर के सर ये टॉपिक को आप दोबारा समझाइए, तो हम उस टॉपिक को भी बीच में लाते रहेंगे। तो फिलहाल जो है हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस से। और हम फिलहाल जो है कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेंगे चैप्टर में से और बाद में हम फिर उसको टॉपिक वाइज भी करेंगे। इनिशियली ये फर्स्ट वीडियो है तो हम इसमें 10 to 15 क्वेश्चंस लेंगे इस चैप्टर का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो आप बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो। ये वीडियो जो है बेसिकली आपको हेल्प करेगा अगर आप नीट पे हैं, यानी नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर तो आप गुजरात बोर्ड में हैं तो आपको खास करके हेल्प करेगा। क्योंकि गुजरात बोर्ड के अंदर जो है वो 50 क्वेश्चन, जो है स्टेट बोर्ड में 50 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू आएगा और साथ में जो 50 क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल आता है। यानी जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू है जो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे। ठीक है, अगर आप एक बार देख लेते हो, सॉल्व करना आ जाता है आपको, तो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है। तो उस हिसाब से आपको ये गुजरात बोर्ड, नीट और साथ में गुजकेट, हाँ मैं गुजकेट बताना भूल गया था, अगर आप गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा और जेईई मेन में भी आपको हेल्प करेगा। तो हम पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंगे, जैसे आज मैंने कहा कि 10 to 15 क्वेश्चन हम लेंगे, जितना हो जाएगा 30-35 मिनट्स के वीडियो में, क्योंकि एक्सप्लेन के साथ में मेरे ख्याल से कि 15-10 क्वेश्चन होंगे, जल्दी हो जाएंगे और अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल हम उतने लेंगे, फिर बाद में हम धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करते रहेंगे और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साई आपको अपने चैनल अमित साई में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, उसमें हमने चार्ज के कुछ वैल्यू देखे थे, अप्लाई होने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो फ्लक्स से रिलेटेड है। तो एक बात आपको मैं और बता दूं कि जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ फ्लक्स इमर्ज आउट एंड इमर्ज इन आर्क phi1 and phi2, sorry r phi1 and phi2 respectively, then charge enclosed in the surfaces। हमें कह रहा है कि किसी एक सरफेस में से जो फ्लक्स इमर्ज आउट हो रहा है, यानी जो वहां से बाहर जा रहा है, ठीक है, और जो इमर्ज इन हो रहा है यानी जो अंदर आ रहा है। क्वेश्चन से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, दोनों ही यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश है और सेकंड फिर हिंदी आएगा। अब उसको स्क्रीनशॉट लेके अब उसको लिख लीजिए पहले सॉल्यूशन के पहले। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि एक सरफेस से जो फ्लक्स है वो जो बाहर आ रहा है वो है phi1,
और सरफेस में से जो फ्लक्स अंदर जा रहा है वो है phi2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, तो हमें कह रहा है कि सरफेस में जो चार्ज होगा वो क्या होगा। यानी हमारे पास एक सरफेस है, सपोज करो कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, यहां से कुछ फील्ड लाइंस जो है अंदर आ रहे हैं और कुछ फील्ड लाइन ये सरफेस में से बाहर जा रहा है, ठीक है। जो अंदर आ रहा है वो है phi2 और जो बाहर जा रहा है वो है phi1। तो हमें कह रहा है कि बताओ कि यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना होगा, यानी कि हमें पूछा है क्यों क्या है। कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ, और गॉस लॉ हमें कह रहा है कि द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस मींस द टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी किसी भी सतह का कुल फ्लक्स का मान उस सतह से संलग्न क्या है सरफेस इज द रेशियो ऑफ समेशन ऑफ algebraic sum of total charge enclosed by the surface to the permittivity of free space, यानी उस बंद पृष्ठ से संलग्न कुल आवेशों का बीजगणितीय योग और शून्यावकाश की परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो phi1 के लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं q1 by epsilon नॉट, और phi2 के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे q2 by epsilon नॉट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक जो है वो ये है कि एक अंदर आ रहा है और एक यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या करता है, तो फ्लक्स एक्चुअली में है क्या, फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया। तो किसी सरफेस एरिया में से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, है ना, and that surface is perpendicular to the field, or you can say the area vector is parallel to the field lines। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये सरफेस है ये क्या है, ये उस फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलर है, या मैं कह सकता हूं कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस फील्ड के पैरेलल होगा, दो में से कोई एक, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो यहां पे जो अंदर आएगा, अंदर कहां से फील्ड लाइंस आएंगे, कौन से चार्ज के लिए लाइंस अंदर आएंगे, वो है नेगेटिव चार्ज, और कौन से चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इमर्जिन है, ये इन के लिए है और ये आउट के लिए, और ये आ रहा है आउट, तो हो गया पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड Q2 इज इक्वल टू phi2 इंटू एप्सिलॉन नॉट बट इन नेगेटिव। अब हमें कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, so we know the total charge Q is equal to Q1 plus Q2. So the value of Q1 that is phi1 into epsilon naught and the value of Q2 that is minus phi2 into epsilon naught. So the answer is epsilon naught common, so phi1 minus phi2. So your answer is this one. Options आपको नीचे दिख रहा है, तो बताओ मुझे कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है phi2 minus phi1 upon epsilon naught, ऑप्शन ए, phi1 plus phi2 upon epsilon naught, ऑप्शन बी, phi1 minus phi2 upon epsilon naught, option C, and epsilon naught into phi1 minus phi2. So obviously the option D, epsilon naught phi1 minus phi2. Clear? Okay. आपको देखना है तो एक बार देख के जल्दी से इसे नोट कर लो। तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस। काफी टाइम से थोड़ा सा जो है क्या हुआ है कि कैमरे के सामने कह सकते हो या फिर तो मोबाइल के सामने खड़े होके कोई वीडियो तो नहीं शूट किया है, तो थोड़ा बहुत जो है हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट मुझे यकीन है कि हम बहुत ही जल्दी जो है लाइन में आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन योर एग्जाम, है ना, ये आपके एग्जाम्स में, आपके परीक्षाओं में एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन। तो क्या हो सकता है, किसी ने अगर गेस किया है तो चलो नीचे कमेंट कर दो। तो वो क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, पढ़े हो ना, बहुत कॉमन है, ठीक है, एमएलटी के फॉर्म में हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमें परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, हम सिंपली यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर होगा आपको। कूलॉम्स लॉ में क्या बता रहा है, हम बीच बीच में डेफिनेशन और ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत हम क्लियर करते रहेंगे। तो कूलॉम्स लॉ में कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके अकॉर्डिंग तुमने ये फॉर्मूला डिराइव किया होगा। तो हमें यहां से इसका फाइंड करना है डायमेंशन। तो मैं इसको इधर ले आऊंगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आऊंगा जो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे आंसर मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 के लिए तुम क्या लिख सकते हो, कूलम। Q2 के लिए क्या लिख सकते हो, कूलम। अपॉन F को क्या लिख सकते हो, न्यूटन। R को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब इन सब में आपको जो है वो फंडामेंटल जो यूनिट्स है ना, उसके बेस पे जो फॉर्मूला है उसको तुम्हें याद होना चाहिए, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कूलम के लिए उसका फंडामेंटल फॉर्मूला या बेस फॉर्मूला यूनिट क्या है, तो वो है एम्पियर सेकेंड, I इंटू टी। सेकेंड के लिए भी होगा एम्पियर सेकेंड, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड, दूसरे कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड, है ना। न्यूटन क्या होगा ये आपको पता होगा, MA मींस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पहले से मीटर स्क्वायर है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो आंसर क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 4 डिवाइड बाय किलोग्राम मीटर क्यूब। अब डिवाइड वाले टर्म को आप लिख सकते हो क्या, तो आप इस डिवाइड वाले टर्म को लिख सकते हो माइनस में पावर, यानी किलोग्राम -1 और मीटर टू द पावर -3। सो योर डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLTA। So the mass is -1, द्रव्यमान -1, length -3, time 4 set ampere square. So the dimension formula is m-1 l-3 means power and T4A2। तो ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि m-1 l-3 t स्क्वायर a 999 T4A स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन हमें कह रहा है बी m-1 l-3 T4A2, m-1 l-3 T4A2, यानी ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर तो सॉल्यूशन ले लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे पास एक फिगर है और कह रहा है कि अ व्हील हैविंग मास m हैज चार्ज प्लस q एंड माइनस q। एक व्हील है जिसका मास कितना है, m है, m, यानी हमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का, एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एक व्हील है, थोड़ा सा हम कलर वलर भी ले लेते हैं ना, अपने पास है। ओके, एक व्हील है, हमें कह रहा है कि इसका जो मास है वो m है और इसमें चार्ज है वो q है। क्या है मास, मास है m और चार्ज प्लस q माइनस q, सॉरी चार्ज है प्लस q एंड माइनस q। फिगर के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ है प्लस q और यहाँ हमें कह रहा है माइनस q। क्लियर, प्लस q एंड माइनस q ऑन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of a vertical electric field E। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकल है, मींस कुछ ऐसा है, डायरेक्शन हमें फिगर में दे दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। E, then the value of E is, so we need to find the value of E। हमें E का मान ज्ञात करना है। तो देखो, अब यहां पे वापस आ जाते हैं, तुम्हारा टॉपिक एक है क्या, डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा फिगर ऐसा था, आपको अगर याद हो, मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि आपने इसको पढ़ा था, कुछ ऐसा था, ये डिस्टेंस था 2a, मींस यहां से a, ये a, कुछ फोर्स ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा फोर्स लगेगा तो तुम्हें मिलेगा फॉर्मूला PE sin थीटा, वेयर एंगल इज बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्लियर, अब अगर यहां पे ध्यान से देखो, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रोटेट करता हुआ नीचे आ रहा है और एंगल तो हमें दिया नहीं, हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये एंगल है थीटा। तो अगर ऐसा है
ये अगर ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब दोनों चार्ज भी घूमते घूमते नीचे आएंगे ना, लुढ़कते हुए नीचे आते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल घूम रहा है ना। अब डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है जिसके वजह से वो नीचे आ रहा है। अगर आप 11th में थोड़ा जाएंगे तो आपको याद होगा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, नीचे की तरफ इसका वेट mg, ऊपर की तरफ कुछ ऐसे नॉर्मल फोर्स। इस सबके हमें रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ये तो इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमें एंगल चाहिए, वो तो दिया हुआ है कि थीटा एंगल है। अब इधर कौन सा फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट यहां पे अगर लिख दूं mg sin थीटा, तो कोई रॉन्ग होगा क्या? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, और ये करेक्ट है। तो कितना है? mg sin थीटा, ठीक है। क्या है? mg sin थीटा। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से पक्का आपको याद तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था। अब हमें कह रहा है कि इसमें फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई डेटा दिया नहीं, रेडियस कुछ नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हो गया टाउ 1 जो है PE sin थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। एक ये व्हील खुद रोटेट कर रहा है, तो वो हो गया, हम टाउ 2 ले लेंगे, जिसका वैल्यू हमें मिला यहाँ पे r क्रॉस f। तो r क्रॉस f यहाँ पे ये जो है सरफेस पे लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है, और एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे RF sin थीटा। क्लियर? r यहाँ पे जो है इसका रेडियस की हम बात करें, घूमते हुए आ रहा है वो, और यहाँ पे f है mg, तो mg sin थीटा। ऐसे भी ले सकते हो, एंगल sin थीटा पे है तो r इंटू mg sin थीटा करके। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जरा बैलेंस करो तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है r mg sin थीटा इज इक्वल टू p sin थीटा। क्लियर? तो r mg sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब r की वैल्यू हम r ही रहने देते हैं, mg लिख लेते हैं यहाँ पे, और हमें मिल गया यहाँ पे sin थीटा से sin थीटा कैंसल, तो हमें मिलेगा pe, तो E इज इक्वल टू हो गया r mg अपॉन p। अब p की वैल्यू आपको पता होगा, क्या होगा, p इज इक्वल टू होता है 2aq। अब a तो है ये डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने रेडियस r लिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 2rq। तो आंसर क्या हो गया, तो E इज इक्वल टू हो गया r mg अपॉन 2rq। तो क्या मिल रहा है, r से r कैंसल, सो E इज इक्वल टू mg अपॉन 2q। हो गया? सिंपल सा था। जरा ऑप्शन देख लें। हमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि mg tan थीटा अपॉन q, कहां थीटा तो है ही नहीं, कट गया। दूसरा हमें कह रहा है mg अपॉन q, नहीं 2q आ रहा है। थर्ड हमें कह रहा है mg अपॉन 2q, तो आंसर है सी, mg अपॉन 2q। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, आप नोट कर लो। चलो देखो, ओके, तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन अगेन जो है वो फिगर से ही है। तो कुछ ये फिगर है हमारा, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू, और यहाँ पे एक माइनस क्यू है, और बाहर एक जो है वो प्लस क्यू है। तो हमें कह रहा है कि बताओ यहाँ टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ हम देख लेते हैं क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस ऑन इन द फिगर इज डैश। तो हमें फिगर में जो है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो इसका फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं। तो हमने अभी अभी गॉस लॉ देखा कि वो कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कह रहा था। तो समेशन ऑफ क्यू मींस क्या पढ़े हो आप, इसमें आप कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स पढ़े होंगे, है ना, गॉस लॉ में, जिसमें वो कहता है कि क्लोज सरफेस होना जरूरी है, सरफेस का कोई शेप या फिर तो कोई पर्टिकुलर क्या नहीं है, साइज नहीं होगा, आप इसको किसी भी शेप पे बना सकते हो, बस वो सिमेट्रिक शेप होगा। और साथ में कहता है कि द चार्ज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इज ऑलवेज द चार्जेस व्हिच आर एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। वही चार्जेस है जो क्लोज सरफेस से एनक्लोज्ड है, यानी अंदर है। तो बताओ यहाँ पे अंदर आपको कौन सा चार्ज दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये तो है ही नहीं, तो आपको ये 2 चार्जेस दिख रहे हैं, है ना। तो यानी आंसर है प्लस क्यू माइनस क्यू, आंसर 0। तो आंसर हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो आंसर 0। क्लियर? तो जल्दी से इसको भी नोट कर लिया जाए। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टोटल 4 हो गया ना। देखते हैं कितना क्वेश्चन हो सकता है। मेरे ख्याल से मोर देन 30 मिनट्स तो हो गया होगा। एक्चुअली मैंने देखा नहीं अभी तक, क्योंकि उस साइड कैमरे के चल रहा होगा ना, तो मैंने टाइम तो नहीं देखा है। घड़ी में भी मैंने इनिशियल टाइम दिखा नहीं था इसलिए, वरना कुछ लोग कमेंट करेंगे सर घड़ी तो पहने हो, क्यों पहने हो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेज फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। डेरिवेशन किया है, बाकी है तो एक वीडियो हमारा पहला है जिसमें हमने किया था। थोड़ा ऑडियो क्वालिटी थोड़ा उतना खास नहीं है, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, जाके देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्लेलिस्ट का। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का वो है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका फॉर्मूला है, तो वो है के, तो के लैम्बडा अपॉन आर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 अपॉन आर। तो आंसर कौन है, ऑप्शन ए है 1 अपॉन आर, ऑप्शन बी 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 अपॉन आर क्यू एंड डी इज इक्वल टू 0। तो आंसर कौन है, ए 1 अपॉन आर। क्लियर। नेक्स्ट है 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन 5 वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन and side of the hexagon is 1 meter, then the electric field at the center is। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सिंपल है, किसी एक पॉइंट का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो सेंटर पे। तो रेगुलर हेक्सागन है चाहे कुछ भी है, तो हमारा एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमें पता है, ऐसे भी तो ऑप्शंस में के फॉर्म में ही ऑप्शन है के। क्यू हमें कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम, क्वेश्चन देखो आप, 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन कह रहा है कि आर स्क्वायर। आर हमें दिया है रेगुलर हेक्सागन का, हमें डिस्टेंस दे दिया हुआ है, क्या है रेडियस, वो है हेक्सागन का लेंथ, साइड दिया हुआ है सॉरी, वो 1 मीटर है, तो 1 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 10⁻⁶ इंटू के न्यूटन पर कूलम। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। द रेशियो ऑफ ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5/6 इंटू 10⁻⁶ के, ऑप्शन बी है 5 इंटू 10⁻⁶ के, सी 6/5 इंटू 10⁻⁶ के और 10⁻⁶ के। तो आंसर कौन है, डी 10⁻⁶ के। नेक्स्ट हमें कह रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज। हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो हो गया ये। ओके, तो अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था है ना, आराम से कर लियोगे। अगला ये बहुत ही आसान है, आपके लिए तो और भी आसान हो जाएगा। इसमें कैलकुलेटर या यूज करो या आप कैलकुलेशन कैसे करना है करो। देखो इस मामले में है ना, मुझे गुजरात बोर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप कैलकुलेटर, नो डाउट आपका ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना, एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे टाइम पे जो गुजरात बोर्ड ने कैलकुलेटर अलाउ किया है काफी अच्छा है मेरे ख्याल से। आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है ना। कौन इतना सोच रहा है, कैलकुलेटर है आज के टाइम पे, हर आदमी के पास मोबाइल है, कुछ भी कैलकुलेशन करना है वो उसका यूज करेगा, क्यों वो आधा घंटा सोचेगा उससे। हाँ नो डाउट, अगर मैं उस लेवल का अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ जहां पे मुझे फटाफट हर चीजों को जब मुंह जबानी आंसर देना है, दैट गुड, बट एग्जाम में सही है, गुजरात बोर्ड इसमें अच्छा है, कैलकुलेटर तो अलाउ कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो हमें पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको पता होगा, अपने 11 में जरूर पढ़ा होगा, क्या है इक्वेशन, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल के लिए, और इलेक्ट्रिक के लिए है के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें पूछा है रेशियो, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, यानी कि Fe अपॉन Fg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है, तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों का चार्ज सेम है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग को कि आप ऐसे डिवाइड करके लिख दिया करो। तो ये कौन है, जी एम इलेक्ट्रॉन एम प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों पढ़ाते हैं,
इतना सिंपल किसको नहीं आता है? नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है, जिसको नहीं आता है वो करेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा ये भी आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁹ टिन। जे की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 Me mass of electron 9.1 into 10⁻31 and MP 1.66 into 27 किलोग्राम। इसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब ऑप्शन अगर हम देखें इसमें, इसको देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक रफ पेपर है दोनों, तो हमने उसके पीछे प्रिंट कर लिया है, पेपर बचा रहे हैं। ओके, ऑप्शन है 10⁻41, 2.4 इंटू 10⁻41, 2.4 इंटू 10⁻39 एंड 3.9 इंटू 10⁻24। कैलकुलेट करके आप देख लेना, है ना। अब ऑप्शन जो भी होगा आप मुझे कमेंट में बता दोगे ना, है ना, कमेंट में आंसर्स क्या है इसका। चलो जल्दी से करो, कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 and 6 7। चलो और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, 10 कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या है ना, कई बार मिस्टेक हम कॉमनली कर देते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि माइनर मिस्टेक भी हम कितने आसानी से कर सकते हैं वो जानने के लिए, मतलब अपने आप को थोड़ा समझता हूँ कैसे हो सकता था। ओके देखो, हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट लाइक चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड +16 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट लाइक चार्जेस, एक ये और एक ये, दो बिंदु आवेश हैं जिसकी एक की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, जिसको हम ले लेते हैं Q1, और सेकेंड चार्ज है -9 मीन्स Q2, इसको ले लेंगे -9 माइक्रोकूलम। ओके देखो, ठीक है। अब आगे तो हमें कह रहा है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर, और ये एयर में है और यहाँ पे सेपरेशन दिया हमें 10 सेंटीमीटर का, कुछ ऐसा। अब आगे तो देखो, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट डिस्टेंस डेस फ्रॉम द -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे हमें दिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट डिस्टेंस डेस। अब हमें कह रहा है कि इस -9 माइक्रोकूलम चार्ज से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी ई नेट, वो 0 कहाँ होगा। ये क्वेश्चन है ना, मेरा पर्सनल फेवरेट है इस टाइप के क्वेश्चंस। सच में गुजरात बोर्ड में बड़ा सिंपल, आराम से करो, गुजरात बोर्ड में हो गया, नीट में भी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। -9 लिखूं कैसे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी मैं 0 लिखूंगा तो आंसर आएगा। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, यूज करना है थ्योरी का, है ना, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। क्या है देखो, अगर सपोज करो कि मैं ले लेता हूं चार्ज पार्टिकल को यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू भी है और साथ में प्रोपोर्शनल 1/r² भी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे भी काम कर रहा है। अब बहुत सिंपल है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, कैसा होगा, आउटवर्ड। तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, है ना, E1 ले लो इसे। माइनस चार्ज का हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड, यानी इधर। अब मुझे आप बताओ कि जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही साइड आ रहा है, वहां 0 कैसे हो सकता है? हो सकता है, फोर्स के केस में भी सेम होगा। अगर मैं थर्ड चार्ज रखता हूं तो सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। अब बताओ यहाँ पे कैसे होगा 0? दोनों ही एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, दोनों का फोर्स इसी डायरेक्शन में, क्यों होगा भाई, क्यों 0 होगा? होगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, मान लो इधर है सामान, मैं कह रहा हूं कि इधर 0 हो सकता है। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपल करेगा, सॉरी इस पॉइंट पे आउटवर्ड करेगा, वो नेगेटिव है यहां इनवर्ट करेगा। अब ये काम करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे, ये डिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड भी कम है इससे, तो यहां पे भी फील्ड 0 पॉसिबल। साउंड आ रहा है, सटल गिरने दो। हाँ, तो यहां पे पॉइंट चार्ज क्या है, ओके, तो यहां पे पॉइंट चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो पाएगा। उसका सिंपल रीजन है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, इसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कम हो जाएगा,
और ये पॉजिटिव चार्ज और ये पास में भी और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा और जीरो होगा नहीं। तो हमारे पास एक ही प्लेस बच जाता है, वो है यहां कहीं पे। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं जीरो, क्योंकि यहां पे हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड देखो कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, ये हो गया E1, ये हो गया E2, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस भी कम है। तो ये एक पॉइंट ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले थ्योरेटिकली ऐसे सोचेंगे और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन करेंगे, वरना अगर आपने ऐसा कर दिया E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और E तो हो गया जीरो, हमें क्वेश्चन में दे रहा है, इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब तुम्हें यहाँ पे निकाल, इसको इधर ले आए तो माइनस E2 इज इक्वल टू E1। अब तो होना ही है, कोई ना कोई तो आंसर आएगा और ऑप्शन में तो दिया ही रहेगा एक ना ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो पहले कंडीशन निकालना है कहां जीरो हो सकता है, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, तो ये मैं ले रहा हूं x, क्योंकि हमें पूछा है कि माइनस 4 से कितना डिस्टेंस, तो मैंने ले लिया x, और ये प्लस 4 से कितना हो जाएगा यहां तक, तो दिख रहा है ये 10 और ये x, तो कितना हुआ 10 और ये x, ये 10 प्लस x। तो E2 की वैल्यू, सॉरी फॉर्मूला, E2 कौन है, माइनस चार्ज, ये डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे चीजों को थोड़ा सॉल्व करने का आसान तरीका है, हमेशा जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है कुछ भी, उस पॉइंट पे ड्रॉ करो क्या, कार्टेशियन। बहुत सिंपल है, यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपली कार्टेशियन। अब बताओ बच्चों मुझे कि एक्स डैश डायरेक्शन में क्या होता है, ये E2 है, E2 इधर क्या होगा, E2 इधर होगा माइनस, इधर क्या होगा E1, x पॉजिटिव में है यानी कि x डायरेक्शन में है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो E2 की वैल्यू क्या होगी माइनस। याद रखना ये माइनस 4 से नहीं आया, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, उसको माइनस में कैसे रखोगे, माइनस चार्ज की वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये हो गया माइनस KQ2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू KQ1 अपॉन 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर, तो K से K को कट कर देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 9, मैंने कहा ना माइनस नहीं रखना है, 9 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम था इसलिए, अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻6 अपॉन 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो इस 16x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 4x होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर कैंसल, तो आंसर कितना होगा, अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, इधर गया तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन देख लें। फर्स्ट हमें कह रहा है 30 सेंटीमीटर, चलो फर्स्ट ही कह रहा है 30 सेंटीमीटर, ए आंसर ए ए ए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए 9, ओके 9। एक हाथ क्वेश्चन और देख ले, मेरे पास एक्चुअली टोटल 15-16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है ना। एक हाथ और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, फिर धीरे धीरे मैंने कहा जैसे कि बढ़ाएंगे हम। हमें कह रहा है पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हीलियम न्यूक्लियस, रहने देते हैं, आप नोट कर लेना, साथ में देख लेंगे। हमें दिया हुआ है ये He, ये साउंड ना बहुत ही एनोइंग है। ओके, तो हमें दिया हुआ है He2 4 और हमें कह रहा है कि यहाँ बताओ कि पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे। तो बताओ भाई, ये तो हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 4 की 2, सबको पता है ना। तो आंसर क्या है 2 प्रोटॉन्स मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आंसर यही है। ऑप्शन देख लें एक बार, ऑप्शन में यही ऐसे ही दिया हुआ है, तो आंसर पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
2 into 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, 4 into 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, 0। तो आंसर है ये क्वेश्चन से एक बार आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपली सच गुजकेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें पूछा था व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द हीलियम न्यूक्लियस। तो नेट हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, तो नेट चार्ज सेम ही होगा हीलियम न्यूक्लियस में। और सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक और पेपर में भी देखा था जिसमें लिखा हुआ था व्हाट इज द चार्ज इन हीलियम। अब वहां पे आंसर में दिया हुआ था कि 2 into 1.6, लेकिन नहीं होगा क्योंकि तुम्हें हीलियम का चार्ज पूछा और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है। He+ दिया होता तो भी चलता, आयन हो जाते तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता, He2+ होता, तो आयन्स जो है वो बन गया, 2+ दिया, लेकिन हीलियम तो आयन भी नहीं बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें हीलियम या किसी का भी अगर एटम पूछा है तो तुम वहां पे 0 लिख सकते हो, आंसर तुम्हें मार्क्स पूरा मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट है और आंसर भी तुम्हारा करेक्ट है 0। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफाई करता है कि न्यूक्लियस के लिए बताओ या पॉजिटिव चार्ज बताओ, तब ऐसे कंडीशन में आपको फाइंड करना है, सॉल्यूशन करके बताना है। बाकी अगर तुम्हें जनरली पूछने को एटम का चार्ज क्या है, आग बंद करके 0, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 10 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है समझ में आया होगा। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, एक दो क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ होगा सेम टाइप में। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 2 में से ऐसा कुछ 10-15 क्वेश्चंस लेंगे और फिर 3 में से एक बार हम 1 to 7 तक ऐसे धीरे धीरे करके एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर हम आएंगे पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज 2 to 3 क्वेश्चंस लेके हम अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस लेंगे पर चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका हेल्प मिले, बेनिफिट मिले। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और लंबे टाइम तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने सारा वीडियो प्रीमियम में रखा है इस बार, एक वीडियो अपलोड करके छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक तो आपको मिल रहा है, यानी मंडे से लेके वापस आपको सैटरडे तक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मंडे से सैटरडे तक रोज एक वीडियो मिल रहा है जिसमें 10 MCQ है। आप इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोग को भी देखने दो, उनको भी सीखने दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।